राधे राधे। वन्या के फेस पर एक बेहद हल्की स्माइल आ जाती है, जिसे यक्षित नोटिस कर लेता है। अब उसे समझ आ गया था कि वन्या यह जानबूझकर उसे तंग करने के लिए कर रही थी। वह अपने मन में बोला, ओह तो वाइफी, तुम अपने हस्बैंड से बदला निकाल रही हो। नॉट बैड। ठीक है, ये सब चीज़ें तुम अपने कन्फेशन के बाद करो, फिर तो मैं बताता हूँ। अब आगे। वन्या ने भी यक्षित को ज़्यादा तंग नहीं किया, क्योंकि बाद में भुगतना उसे ही पड़ सकता था। इसलिए वह चुपचाप ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए सो गई। यक्षित भी अपने आप को नॉर्मल करते हुए वन्या के माथे पर किस कर लेता है और आंखें बंद करके सो जाता है। अगली सुबह दृष्टि की जब आंखें खुली तो अन्या वहाँ से जा चुकी थी। सुबह उठकर वह सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करती है। दृष्टि की आंखें खुली तब अनय वहाँ से जा चुका था। सुबह उठकर वहाँ सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करती है। उसमें अनय का मैसेज आया था, आज ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर रेस्ट करो। अनय का मैसेज पढ़कर दृष्टि एक बार खुद को टेम्परेचर चेक करती है और फिर खुद से बोलती है, क्या अनय ने सुबह सुबह भांग पी ली है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? इन्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी। यह सब सोचते हुए वह वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। फीवर की वजह से आज उसे वीकनेस तो फील हो ही रही थी और अनय ने भी उसे छुट्टी दे दी थी, इसलिए आज उसने रेस्ट करने की डिसाइड किया। फ्रेश होकर शॉवर लेने के बाद वह किचन में आ जाती है और उसने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। वह ब्रेकफास्ट बनाते बनाते अनय के बनाए खाने को याद करते हुए बोली, हरकतें बिल्कुल लंगूर की तरह, पर खाना बहुत ही टेस्टी बनाया था। थोड़ी देर में ही वह अपने ब्रेकफास्ट रेडी करके ब्रेकफास्ट कर लेती है, फिर अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। और ऑफिस में दृष्टि आज नहीं थी, इसलिए अनय को अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा था। वैसे इस तरह से काम करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अलग से वह दृष्टि के प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहा था। अगले दिन जब उसने दृष्टि को ऑफिस में देखा तब जाकर उसे चैन आई। दोनों को इसी तरह काम करते हुए 3 महीने बीत गए। इन महीनों में अनय ने दृष्टि को हर छोटी से छोटी चीज़ों को जानने की कोशिश की। जैसे जैसे वह दृष्टि के बारे में जानता गया वैसे वैसे वो उससे और प्यार होता गया। इस बीच दृष्टि ने भी अपने आप को काम में झोंक दिया था, इसलिए समर की उसके आसपास नहीं होता था, जिससे अनय के दिल में भी ठंडक थी। इस बीच वह दृष्टि के बारे में बहुत कुछ जान गया था, जैसे कि उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, वह किसी के सामने खुद को कमज़ोर दिखाने की फीलिंग से नफरत करती है, उसे किसी का उस पर तरस खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें थी जो अनय दृष्टि के बारे में जान चुका था। उसने मन ही मन ठान ली कि अब वह दृष्टि के फेस पर उसकी पुरानी स्माइल वापस लेकर आएगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि अब उसे दृष्टि का स्माइल करता हुआ चेहरा देखना एक ख्वाब बन गया था, जिसे वह हर पल में पूरा करना चाहता था। ऑफिस में दृष्टि अपने कैबिन में बैठी हुई थी, एक प्रोजेक्ट रेडी करने में लगी हुई थी। तभी उसे अनय का कॉल आया। उसने उसे अपने कैबिन में बुलाया। 5 मिनट के अंदर दृष्टि अनय के कैबिन में हाजिर हो गई। अनय इस वक्त सोफे पर बैठा था। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, सर आपने मुझे बुलाया? अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ, आज रात को हम यक्षित और वन्य भाभी के यहाँ जा रहे हैं, वेद के बर्थडे पार्टी में, तो तुम 6 बजे तक रेडी रहना, मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट से पिक कर लूँगा। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, पर अनय बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोला, परवर कुछ नहीं, चुपचाप रेडी रहना, समझ में आई बात? दृष्टि कुछ कहना तो चाहती थी, पर अनय के चुप कराने से वह उसे मन ही मन कोसते हुए चुप हो गई। अनय एक पेपर बैग दृष्टि की तरफ देते हुए बोला, पार्टी के लिए इसे पहन लेना। दृष्टि उसे मना करते हुए बोली, इट्स ओके सर, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अनय उसकी तरफ घूरते हुए बोला, हाँ मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पहनो। दृष्टि को तो अनय की बात एक ही बार में मानने की आदत नहीं थी। अपनी इस आदत के मजबूर होकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, पर मैं यही ड्रेस क्यों पहनूं? वो अपनी पसंद के कुछ और भी तो पहन सकती हूँ ना? अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ इसलिए पहनने को, इसलिए तुम यही पहनोगी, समझी? दृष्टि अनय की उकसाते हुए बोली, अगर मैं ऐसा ना करूं तो?
दृष्टि का इतना कहना ही था कि अनय सोफे पर से उठ गया और दृष्टि के करीब जाते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें ये ड्रेस पहनने में? दृष्टि तो आंखें बड़ी करके अनय की तरफ देखने लगी और मन ही मन बोली, मुझे इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। दोनों दिनों दिन कितने बेशर्म होते जा रहे हैं। चुपचाप ड्रेस लेकर निकल ले दृष्टि, वरना कहीं तुझे फिर से ये अपना शिकार ना बना ले। ये सब सोचते हुए दृष्टि स्माइल करते हुए एक झटके से वह पेपर बैग ले लेती है और तुरंत बिजली की रफ्तार से कैबिन से निकल जाती है। उसके जाने के बाद अनय स्माइल करते हुए बोला, एक यही तरीका है जिससे उसे लाइन पर लाया जा सकता है। ये कहते हुए अपने डेस्क पर बैठा कर काम करने लगा। शाम के वक्त पूरे सिंघानिया मैंशन को आज बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, क्योंकि आज घर के नन्हे राजकुमार वेद का 4th बर्थडे जो था। वन्य दोपहर से ही तैयारियों में बिजी थी। वे एक पार्टी को अब तक पार्टी को सभी तैयारियां हो चुकी थी। पार्टी की वैसे तो इस पार्टी में यक्षित ने किसी भी बाहर वाले को इनवाइट नहीं किया था। इसमें सिर्फ यक्षित के बेस्ट फ्रेंड्स यानी अनय, विवेक और वन्या की बेस्टी दृष्टि के आने वाली थी। वेद के बर्थडे में उसकी क्यूट सी बेस्टी आस्था भी आने वाली थी और बाकी सिंघानिया फैमिली के मेंबर्स ही होने वाले थे। पर फिर भी डेकोरेशन को बहुत ग्रैंड रखा गया था। वन्या ने आज ऑफिस जाते वक्त ही यक्षित को फरमान सुना दिया था कि वह आज किसी भी कीमत पर जल्दी आ जाए। यक्षित ने भी हाँ कहा था, पर वन्या कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वह बार बार यक्षित को कॉल करके याद दिला रही थी। आज जब वह बेडरूम से आई तो बेड पर बैठे हुए एक बार फिर यक्षित को कॉल करने लगी। यक्षित ने फ़ोन की स्क्रीन को देखा। वह स्माइल करते हुए कॉल पिक किया ही था कि वन्या एकदम से शुरू हो गई। कहाँ हैं आप? कहीं किसी मीटिंग में बिजी तो नहीं हो गए ना? आप भूल तो नहीं गए ना कि आज आपके बेटे का बर्थडे है? देखिए, मैं पहले से आपको याद दिला चुकी हूँ, पर फिर भी एक बार फिर याद दिला रही हूँ, टाइम पर आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यक्षित स्माइल करते हुए वन्या को टीज करते हुए बोला, बेबी पहले सांस तो ले लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी गहरी गहरी सांसों से अपने हैंडसम पति को मारने का इरादा बना रही हो? वन्या उस पर बिगड़ते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, समझे आप? यक्षित उसे टीज करते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे बिना तुमसे रहा नहीं जा रहा? बहुत मिस कर रही हो मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं रात को तुम्हारे कुछ प्लान? यक्षित ने इतना ही कहा था कि वन्या बीच में ही बात काटते हुए बोली, यक्षित कुछ तो शर्म कीजिए, आज आपके बेटे का बर्थडे है और आप अपने ही प्लान बनाने में बिजी हैं। यक्षित नोटी टोन में बोला, वाइफी अपनी ही बीवी के साथ रात की प्लानिंग करने में कैसी शर्म? वन्या उस पर बिगड़ते हुए बोली, हो गया आपका, आप चुपचाप जल्दी घर आ जाइए, इस बार लेट हुए तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। वह बोलते हुए वन्या कॉल डिस्कनेक्ट कर रही थी। यक्षित स्माइल करते हुए अपना फ़ोन रख देता है। वन्या थोड़ी देर में बेड पर बैठकर रिलैक्स हो जाती है, फिर वॉशरूम की तरफ शॉवर लेने के लिए चली जाती है। जब वह वापस आती है तो यक्षित बेडरूम के सोफे पर बैठा हुआ था। वन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यक्षित की तरफ देखते हुए, यह देखकर यक्षित अपनी टाई लूज करते हुए वन्या के पास आकर बोला, ऐसे क्या देख रही हो जान? तुम्हारे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। वन्या समझ गई थी कि अगर अभी भी वह यहाँ रुकी तो यक्षित उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए वह भागते हुए चेंजिंग रूम में चली गई। उसकी इस हरकत पर यक्षित स्माइल करने लगा। वह और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद यक्षित रेडी होकर बाहर आ गया। इस वक्त वह ब्लैक क्लासिक सूट में बहुत ही डैशिंग लग रहा था। वन्या भी रेडी होकर बाहर आ गई। उसने पर्पल कलर की एक बेहद ही खूबसूरत पार्टी ड्रेस पहनी थी, जिसमें वह परी की तरह खूबसूरत लग रही थी। यक्षित ने एक नज़र वन्या को देखा तो उसकी नीयत बिगड़ने लगी। उसने अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था। वन्या खुद को आईने में निहारते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, कैसी लग रही हूँ? यक्षित पीछे से ही उसके गालों पर किस करते हुए बोला, इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि तुम्हें देखकर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। यह सुनते ही वन्या का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। ऐसे में वे और भी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। इससे पहले कि यक्षित उस पर टूट पड़े, वन्या उसका हाथ पकड़ते हुए कमरे से बाहर
ले जाने लगी। वेद को उसे पहले ही रेडी कर दिया था। वह वेद को अपनी गोद में उठाकर नीचे की तरफ ले जाने लगी। तीनों सीढ़ियों से होते हुए नीचे आने लगे। तीनों साथ में बिल्कुल एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। तीनों को नीचे आते देखकर सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। सभी रेडी होकर पहले ही हॉल में आ चुके थे। सारे बॉयज दादाजी की और अनिल जी आज बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। तभी अनय और दृष्टि भी वहां पहुंच गए। दृष्टि ने आज लाइट पिंक कलर की एक बेहद ही खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी, जिसे उसे अनय ने ही दिया था। रास्ते में आते वक्त अनय बार बार दृष्टि की तरफ ही देख रहा था और दृष्टि बार बार उसे घूर रही थी। इस तरह दोनों सिंघानिया मेंशन पहुंचे थे। दोनों यक्षता और वन्या से मिले, फिर प्यारे वेद को गोद में लेकर उसे प्यार किया और बर्थडे विश भी किया। तभी सिंघानिया मेंशन में वेद की बेस्टी आस्था की एंट्री हुई। सबकी निगाहें उसकी तरफ चली गई। ब्लू कलर की एक बेहद ही खूबसूरत प्रिंसेस ड्रेस, जिसके पीछे एक बो बना हुआ था, बाल जो कि बेबी हेयर कट में कटे हुए थे, सिर पर ड्रेस से मैच करता हुआ हेयर बैंड, पैरों में मैचिंग शूज, गोरे गुलाबी गाल, छोटी सी नाक और खूबसूरत सी नीली नीली आंखें। आस्था आसमान से उतरी एंजल लग रही थी। वह अपने हाथों में गिफ्ट बॉक्स लिए हुए थी। वह फुदकते हुए पार्टी हॉल में आ गई। वन्या तो बस उसे देखती ही रह गई। यही नहीं, बाकी सबका भी यही हाल था। सबको अपनी तरफ यूं देखते हुए आस्था खिलखिलकर हंसने लगी। उसने स्माइल सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। उसे देखकर वेद के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह दौड़ते हुए आस्था के पास आ गया। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को हग किया। आस्था ने अपने छोटे छोटे होठों से वेद के गालों पर किस करते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे बुद्धू। वेद अपने छोटे हाथों को उसे हग करते हुए बोला, थैंक यू सो मच आस्था। वेद अपनी बेस्टी को हाथ पकड़कर बोला, आस्था तुम आज बहुत प्यारी लगी हो, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। आस्था स्माइल करते हुए वेद की तरफ देखते हुए बोली, तुम भी तो बहुत हैंडसम लग रहे हो मेरे वेद। सभी अपनी चमकती आंखों से दोनों बच्चों की बातें करते हुए देख रहे थे। वे सभी बस दोनों की क्यूटनेस में खो गए थे। वन्या आस्था के करीब आई और अपने घुटनों के बल बैठते हुए अपने गालों को अपने हाथों में भरकर उसे किस करते हुए बोली, प्रिंसेस आज आप बिल्कुल एक छोटी एंजल लग रही हो। आस्था स्माइल करते हुए वन्या को देख रही थी। थैंक यू आंटी, आप भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। दृष्टि भी आस्था की क्यूटनेस देखकर उसे अपने बाहों में भर लेती है। सभी बारी बारी से आस्था को गोद में लेते हैं और उसे प्यार करते हैं। केक कटिंग का टाइम हो रहा था, पर विवेक का अभी भी कोई पता नहीं था। दादाजी टाइम देखते हुए बोले, ये नालायक कहाँ रह गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था। युवा ने अपने विवेक भाई का कॉल करके पूछो कि वो अब कहाँ रह गया है। युवा ने हाँ में सिर हिलाया और विवेक को कॉल करने लगा। दूसरी तरफ विवेक एक मीटिंग में फंस गया था, इसलिए उसे आने में देर हो रही थी। मीटिंग से निकलकर वह जल्दी से पार्टी के लिए रेडी हुआ, फिर अपनी कार निकालकर सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गया। वह थोड़ी देर ही गया था कि तभी एक लड़की उसके कार के नीचे आते आते बची थी। अगर विवेक ने जल्दी से ब्रेक नहीं लगाए होते तो वो लड़की निपट गई होती। ब्रेक मारने के बाद सामने देखा, विवेक को बहुत जोर से गुस्सा आ गया। दरअसल इस लड़की के पीछे कुछ लड़के पड़ गए थे। रास्ता सुनसान था, बस इसी बात का फायदा वो लड़के उठा रहे थे। विवेक ऑलरेडी पार्टी के लिए लेट हो रहा था। ऐसे में इस तरह की हरकतों से उसके दिमाग को पूरी तरह से खराब कर दिया था। वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, अगर मरना ही था तो कहीं और जाकर मरती, तुम्हें मेरी ही कार मिली थी मरने के लिए। पर उस लड़की पर तो विवेक की बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वह बहुत डरी हुई थी और लगातार उसकी कार का विंडो को खटखटा रही थी। यह देखकर विवेक इरिटेट हो गया और कार की विंडो खोल दी। जैसे ही उसने लड़की का चेहरा देखा, थोड़ी देर के लिए वह उसमें खो सा गया। पतला चेहरा, गुलाबी पतले से होंठ, गोरा रंग और बड़ी बड़ी भूरी आंखें। डर के वजह से उसके गुलाबी होंठ कांप रहे थे। वह इन्हीं कांपते होठों से साथ बोली, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। विवेक ने एक नज़र उस लड़की को देखा और फिर सामने से की तरफ जहाँ कुछ आवारा लड़के आते दिखाई दे रहे थे। वह देखकर विवेक ने उसे अपनी कार में बैठने को कहा
उस लड़की ने वैसे ही किया। विवेक ने कार लॉक कर दिया और बाहर आ गया। वो कार पर टिक कर खड़ा हो गया। वो लड़के विवेक के पास आए। उन्होंने उस लड़की को कार में बैठा हुआ देखा तो उसने एक लड़का विवेक की तरफ देखता हुआ बोला, देखो तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, चुपचाप लड़की को हमारे हवाले कर दो, चलते बनो। विवेक भी पूरे एटीट्यूड में बोला, अगर नहीं किया तो? उसने इतना कहा ही था कि एक लड़का उसे मारने के लिए उसकी तरफ आया, पर विवेक ने अपनी शार्प फाइटिंग स्किल से उसका काम तमाम कर दिया। धीरे धीरे उन सभी लड़कों को बेरहमी से मारकर उनकी छुट्टी कर दी। फिर वह कार में आ गया। उस लड़की का डर बहुत बुरा हाल था। विवेक उस लड़की को काम करते हुए बोला, डरो मत, मैंने उन्हें सबक सिखा दिया है। वह लड़की अपनी टिमटिमाती भूरी आंखों से विवेक को देखने लगी। विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम कौन हो? इतनी रात से यहाँ क्या कर रही हो? वह लड़की उसकी की तरफ देखते हुए बोली, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे उन आवारा लड़कों से बचाया। मेरा नाम जीविका है, कॉलेज के फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। पिछले एक हफ्ते से मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, इसलिए घर जाते वक्त लेट हो जाता है। आज कॉलेज से घर जाते वक्त ऑटो भी नहीं मिल रहा था। जब काफ़ी देर हो गई तो ऑटो नहीं मिला तो मैं पैदल ही अपने घर के लिए निकल गई और रास्ते में ये लड़के मेरे पीछे पड़ गए। विवेक जीविका की बातें ध्यान से सुन रहा था। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे अपने घर का एड्रेस दो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आगे से अपना ध्यान रखना और पैदल घर जाने की गलती मत करना। जीविका ने हाँ में सिर हिलाया और विवेक को अपने घर का एड्रेस दे दिया। थोड़ी देर में विवेक उसे उसके घर पर ड्रॉप कर देता है, फिर सिंघानिया मेंशन के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वह जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। सभी घूर घूर कर उसे देख रहे थे। यह देखकर विवेक अपना फ़ोन दिखाता है। युवान का टोटल 20 मिस कॉल थे। वह अपनी सफाई देते हुए बोला, सॉरी ऑल ऑफ यू, मैं एक अर्जेंट मीटिंग में फंस गया था। दादाजी उसकी तरफ घूरते हुए बोले, हम चलो अब और देर नहीं करते, पार्टी स्टार्ट करते हैं। विवेक वेद के पास जाकर उसकी गोद में उठा लेता है और उसके गालों को किस करते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे बेबी बॉय। वेद भी अपने विवेक अंकल को गालों पर किस करते देकर उन्हें थैंक यू बोलता है। विवेक मीटिंग सेरेमनी केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। वेद कैंडल ब्लो करता है और सभी बर्थडे सॉन्ग आते हैं। वन्या वेद का हाथ पकड़कर उसे केक कटिंग कराती है। वेद अपने छोटे छोटे हाथों से केक लेकर अपनी बेस्टी आस्था को खिला देता है। आस्था भी स्माइल करते हुए उसे केक का एक पीस लेकर वेद को खिला देती है। बारी बारी से वेद सबको केक खिला देता है। अब बारी थी गिफ्ट की। सबसे पहले आस्था वेद के पास जाकर अपना गिफ्ट देती है। वेद उसके गालों पर किस करते हुए बोला, थैंक यू आस्था। फिर यक्षित और वन्या अपने नन्हे प्रिंस के पास आते हैं और वे अपना गिफ्ट देते हुए वेद के गालों पर किस करते हुए बोले, हैप्पी बर्थडे प्रिंस। वेद स्माइल करते हुए अपने मॉम और डैड को देखता है और फिर अपना प्यारे आवाज़ में उन्हें थैंक यू बोलता है। यक्षित और वन्या अभी भी घुटनों के बल बैठे हुए थे। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से उन्हें देखकर बोला, मम्मा डैडी मुझे एक और गिफ्ट भी चाहिए। यक्ष स्माइल करते हुए वेद की तरफ देखते हुए बोला, बोलो मेरे बच्चे, आपको और क्या गिफ्ट चाहिए? डैडी आपकी हर विश पूरी करेंगे। वेद एक नज़र वन्या की भी देखता है और देखकर वह स्माइल करते हुए वेद के गालों में किस करते हुए बोली, मम्मा भी आपकी हर विश पूरी करेंगी बेबी। वेद अपनी मासूम आवाज़ से बोला, मम्मा डैडी मुझे एक छोटी सी प्यारी सी बेबी चिट्टर चाहिए जिससे छात में खेल सकूँ, उससे बहुत पा करूँगा और उससे प्रोटेक्ट भी करूँगा। वहाँ मौजूद किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि वेद अपने मॉम डैड से ऐसी विश मांगेगा, पर सभी बहुत खुश थे। ये देखकर अन्य और विनय मन ही मन खुश होते हुए बोले, वाह बेटा क्या विश मांगी आपने। दृष्टि भी स्माइल करते हुए वन्या को देखने लगी। वह खुद भी तो चाहती थी कि एक क्यूट सी प्रिंसेस की मासी बने। यक्षित और वन्या भी बस एक दूसरे को देखते ही रह गए। वेद ने अपनी मासूमियत से अपने मॉम डैड के सामने एक बेबी सिस्टर मांगा था। उसे नहीं पता था कि उसकी बेबी प्रिंसेस कैसे आएगी, पर वह उसे प्यार करना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था
उसके मॉम डैड उसके बहुत प्यार करते थे, इसलिए वेद को पता था कि वे उसे उसकी बेबी सिस्टर देंगे। अपने बेबी की विश सुनकर वन्या को बहुत शर्म आई। वो वेद अपनी टिमटिमाती प्यारी आंखों से अपने मॉम डैड की तरफ देखते बोला, मम्मा डैडी, क्या आप मुझे ये गिफ्ट देंगे? यक्षित ने एक नज़र वन्या की तरफ देखा, जिसकी अभी भी शर्म से बहुत बुरा हाल था। फिर वेद के गालों पर प्यार से सहलाते हुए बोला, बेटा, टाइम आने पर आपको आपकी बेबी सिस्टर मिल जाएगी। पर वेद ने तो जिद करते हुए कहा, लेकिन डैडी, मुझे मेरी बेबी जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। तभी आस्था वेद को समझाते हुए बोली, अरे बुद्धू, पहले बेबी मम्मी की टमी में आएगा, फिर तुम्हारे पास, समझे? तो तुम इतनी जल्दी नहीं मिल सकेंगे उससे। सभी आस्था की समझदारी भरी बातें सुनकर उसकी तरफ देखने लगे। वन्या का तो इन सबकी हालत ही खराब हो गई थी। वह किसी की नज़र नहीं मिला पा रही थी। आस्था के समझाने पर वेद समझ गया कि उसकी बेबी प्रिंसेस के आने में टाइम लगेगा। तभी चैतन्य दादाजी वन्या के पास आए और उसकी तरफ देखते हुए बोले, वन्या बेटा, आज वेद की बातें सुनकर मेरे मन में भी एक इच्छा आई है। मुझे भी प्यारी सी परपोती चाहिए। क्या आप मेरी इच्छा पूरी करेंगी? वन्या उनके सवाल पर जवाब देती उससे पहले ही अनिल जी वन्या के पास आ गए और उसके फिर से सहलाते हुए बोले, बेटा, सिंघानिया फैमिली को एक प्यारा सा प्रिंस तो मिल चुका है, कमी है तो बस एक प्यारी सी क्यूट सी प्रिंसेस की। बेटा, क्या तुम अपने डैड को एक प्यारी सी पोती का दादा बनाओगी? इससे पहले कि वन्या कुछ कहती, युवान वन्या के पास आ गया। वह अपनी प्यारी भाभी को गले झूलते हुए बोला, भाभी, मुझे भी तो एक क्यूट सी प्रिंसेस का चाचू बना है और आपको मेरी ये विश पूरी करनी ही पड़ेगी, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगा। युवान ने यह बच्चों की तरह से कहा। उसकी क्यूट सी रिक्वेस्ट को सुनकर वन्या स्माइल करने लगी। यक्षित खड़ा बस यही सोच रहा था, सब वन्या को ही बोल रहे हैं, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, जबकि इस समय मेरा भी इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। वन्या युवान के सवाल को जवाब देती उससे पहले दृष्टि उसके पास आकर बोली, वन्या, तू तो जानती है, जब तेरी शादी भी नहीं हुई थी तब मैं तेरी क्यूट सी प्रिंसेस की मासी बनने के ख्वाब देख रही थी। इससे मेरी विश तो हर हाल में पूरी कर, मुझे मासी बना दे अब। अनय और विवेक एक्साइटेड होकर बोले, हमें भी। युवान दोनों की तरफ देखते हुए बोला, क्या आप दोनों को भी मौसी बनना है? आस्तिक युवान की तरफ घूरकर देखते हुए बोला, क्या लड़के भी मौसी बनते हैं? ये तो तुझे आज ही पता चला है? मुझे आज ही पता चला है। दादाजी सबको घूरते बोले, चुप करो बेवकूफ़ो। फिर वन्या की तरफ आस भरी नज़रों से देखते लगे। वन्या ब्लश करते हुए हाँ में सिर हिला देती है। इतने में सभी खुश हो जाते हैं और स्माइल करने लगते हैं। वन्या के चेहरे देखकर यक्षित भी बहुत खुश हो जाता है। सभी काफ़ी देर से पार्टी एंजॉय कर रहे थे, फिर अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए आस्था को आज घर नहीं जाने दिया था। उसने वहीं डिसाइड किया था कि आस्था आज यहीं रहेगी। अनय दृष्टि को लेकर कार में बैठ गया। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए बाहर अंधेरा भी काफ़ी था। दृष्टि खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी उसकी कार एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ काफ़ी पेड़ पौधे थे। जंगल तो नहीं था, पर कुछ कुछ जंगल जैसा ही था। पेड़ों की परछाइयाँ रात में वक्त बहुत डरावनी नजर आ रही थी, बिल्कुल किसी डरावने इंसान के परछाई की तरह। दृष्टि को थोड़ा डर लगने लगा। वह अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किल का सामना बहुत बहादुरी से करती थी, पर उसे अंधेरे से डर लगता था। उसे ये डर बचपन से ही था। बचपन में एक बार जब उसकी मम्मी पापा कहीं गए हुए थे, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से वे रात को लौट नहीं पाए, तो दृष्टि उस रात को घर पर अकेली थी। उसे डर तो लग रहा था कि वह आज अकेली है। फिर अचानक से लाइट भी चली गई, तेज हवाएं चलने लगी। विंडो से गुजरने पर और ये और भी डरावनी साउंड कर रही थी। बिल्लियों की डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। कुल मिलाकर उस दिन पूरा हॉरर सीन सा चल रहा था। वह भूतों पर यकीन नहीं करती थी, पर फिर भी उसके मन में अंधेरे में लेकर ये डर बैठ गया था कि अंधेरे में कुछ तो होता है। वह इस डर को अपने मन से नहीं निकाल पाई थी। वह डरते हुए अनय की तरफ सरकती जा रही थी। अनय ने जब दृष्टि की हालत खराब देखी होती
तो वह उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी बच्चों की तरह डर रही हो। दृष्टि अपने आप को संभालते हुए बोली, आपको क्या, मैं बच्चों की तरह डरूं या बूढ़ों की तरह? आप बस अपने काम से काम रखिए। तभी अनय ने कार का साउंड सिस्टम से एक हॉरर साउंड चलाया जो कि एकदम नेचुरल और रियल लग रहा था। दृष्टि तो डर गई थी और जोर से अनय की बाह पकड़ ली। अनय हंसते बोला, हा 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 हा, तुमने इतने में ही डर गई। अगर मैं साउंड सच में आया होता तो अगर ये साउंड सच में आया तो पता नहीं क्या करती तुम। यह सुनकर दृष्टि अनय के दूर होते हुए उसे घूर घूर कर देखने लगी। वे अपनी सीट पर आ गई और उसे घूरते हुई नींद के आगोश में चली गई। जब उनकी कार दृष्टि के अपार्टमेंट पहुंची तो अनय ने कार रोक दी। फिर सोती हुई दृष्टि की तरफ देखते लगा। वह सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। वह उसे निहारने लगा। सोते हुए कितनी मासूम लग रही, अभी जागी हुई होती तो मुझे कच्चा चबा जाती। फिर वह फिर उसे अपनी गोद में उठाकर उसके अपार्टमेंट में ले जाता है। बेडरूम में ले जाकर उसे आहिस्ते से सुला देता है। उसके सिरहाने के पास बैठकर उसके सिर पर सहलाते हुए उसके माथे को चूम लेता है और कहता है, आई प्रॉमिस अब तुम ज़्यादा दिन यूँ अकेली नहीं रहोगी। मैं तुम्हें लेने आऊँगा और हमेशा के लिए अपना साथ ले जाऊँगा। ये कहते हुए वो नीचे जाता है और कार में बैठा कर रजावत मैंशन की तरफ चला जाता है। वेद और आस्था दोनों यक्षित को रूम में ही थे। दोनों बच्चे खेलते खेलते उनके बेड पर ही सो गए थे। वन्या ने पहले इन दोनों को कपड़े चेंज कर दिए थे। आस्था को वेद की क्यूट सी नाइट ड्रेस पहना दी थी जिससे वे काफ़ी क्यूट लग रही थी। यक्षित और वन्या दोनों बच्चों के अलग अलग लेटे हुए थे। उनके एक हाथ का सपोर्ट लिए दोनों उन्हें निहारने के लगे हुए थे। वन्या आस्था की तरह देखते हुए यक्षित से बोली, कितनी प्यारी है ना ये यक्षित, बिल्कुल किसी डॉल की तरह लगती है। यक्षित सोती हुई आस्था के माथे पर किस करते हुए बोला, हाँ बहुत ज़्यादा प्यारी है। वह उसके क्यूट से फेस को निहारते हुए बोला, मैं भी बिल्कुल ऐसी ही क्यूट सी बच्ची का पापा बनना चाहता हूँ। वन्या भी आस्था को निहारते हुए बोली, काश हमारी भी एक ऐसी ही क्यूट सी बेटी हो। दोनों बच्चों के माथे पर चूम लेते हैं। फिर यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, जाओ जाकर चेंज कर लो। वन्या ने हाँ में सिर हिलाया और वॉशरूम की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद यक्षित दोनों बच्चों को वेद के कमरे में ले जाकर आराम से सुला देता है। वापस आकर वह भी फ्रेश हो जाता है। वन्या चेंज करके बाहर आ जाती है और ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी थी। यक्षित बाहर आया और वन्या के पास जाकर उसे पीछे से हक कर लेता है। अपना चिन वन्या के शोल्डर पर टिका देता है। वह थोड़ी देर तक वैसे ही रहता है। फिर आहिस्ता से वन्या को अपनी बाहों में लेकर बेड पर आ जाता है और उसे आहिस्ते से सुला देता है। फिर उसके बगल में आकर लेट जाता है। वह वन्या की तरफ मुंह करके उसके चेहरे को अपने हाथों से लेकर उसके हाथों को चूम कर बोला, वन्या मुझे एक क्यूट सी बेबी का डैडी बनना है, क्या तुम मेरी विश पूरी करोगी? वन्या यक्षित की तरफ देखकर स्माइल करती है और उसके होठों पर आहिस्ते से किस करते हुए बोली, यक्षित मुझे भी माँ बनना है। मेरी बहुत पहले से इच्छा थी कि मैं एक क्यूट सी प्रिंसेस की माँ बनूं। जब मैंने आस्था को पहली बार देखा उसी दिन से मेरा दिल में ये इच्छा आ गई थी। यक्षित वन्या के होठों को चूमते हुए बोला, वाइफी मैं भी एक क्यूट सी प्रिंसेस का डैडी बनना चाहता हूँ। वेद को उसकी बेबी सिस्टर देना चाहता हूँ। वन्या भी अपनी चमचमाती टिमटिमाती आंखों से यक्षित को देखने लगी। वह देखकर यक्षित उसके होठों को अपने होठों में लेकर उसे किस करने लगा, पर थोड़ी देर बाद ही वो उसे छोड़ भी देता है। यक्षित उसके माथे को चूमते हुए बोला, है हमारे इस मोमेंट को बहुत स्पेशल बनाना चाहता हूँ मैं, जो कि तुम्हारे लिए एक यादगार सरप्राइज होकर वाला है। वन्या अपनी चमचमाती आंखों से यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, मैं इंतज़ार करूँगी। यक्षित उसके होठों पर आहिस्ते से किस करते हुए बोला, सो जाओ वाइफी, गुड नाइट। टू बी कंटिन्यूड। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सीओज फर्स्ट वाइफ और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब ही एक हमारे को एक थैंक्स की तरह से लगता है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।